हरिओम सभी को, सुप्रभात। गणेश चतुर्थी की सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबका कल का दिन बहुत अच्छा रहा, सबने एंजॉय किया, बापा आए हैं हमारे घर। तो आज का टॉपिक है आयुर्वेद में दंत चिकित्सा, उसके बारे में क्या बताया गया है। ऐसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आज हम थोड़ा सा इसका शुरुआती पल देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो हमारे दांतों के डॉक्टर होते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। पर हमारे जो वैद्य थे, आचार्य थे, आयुर्वेद आचार्य, उन्होंने भी हमारे दांत के बारे में, जिसको उन्होंने दंत स्वास्थ्य में बताया है, दंत स्वास्थ्य। और ये आयुर्वेद के, आप जानते होंगे आयुर्वेद के मुख्य 8 ब्रांच है ना। जैसे हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस में कैसे होता है, ईएनटी होता है, मेडिसिन होता है, पीडियाट्रिक्स होता है, गायनी होता है, पल्मोनरी होता है, हार्ट वाले होते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद में भी ब्रांचेस है। शाल्यक्य, शाल्यक्य मतलब सर्जरी ऑफ हेड एंड नेक रीजन, ठीक है, ऊर्ध्वगत। तो हमारा जो डेंटिस्ट्री है, आयुर्वेद में जो डेंटिस्ट्री विभाग है, वो शाल्यक्य तंत्र के अंदर आता है। जैसे आप समझते हैं, दंत, दंत माने दांत, संस्कृत में दंत वर्ड यूज किया गया है टीथ के लिए। स्वास्थ्य से आप समझ सकते हैं हेल्थ। तो जैसा हमारा फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना है, तो फिजिकल हेल्थ के अंदर हमारा ओरल हेल्थ, जो दांतों का हेल्थ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए डेंटिस्ट्री को दंत शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। डेंटिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसको दंत शास्त्र भी नाम जाना जाता है आयुर्वेद के बाद। तो अभी ये चलते हैं कि इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जनरली जैसा कि बात, पित्त, कफ हमारे बॉडी के 3 दोष हैं, और प्रकृति अनुसार भी हमारे दांतों की कंडीशन डिपेंड करती है। दांत कैसे रहेंगे ये भी बताया गया है आचार्यों ने। और सबसे बड़ी बात, आचार्यों ने उसके रक्षा के लिए, और उसके अगर कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे दांतों में मसूरों से खून निकलना, फिर दांतों में कैरीज, मतलब आपके दांतों में गड्ढे हो जाना, कैविटीज हो जाना, दांतों का क्षय, मतलब दांतें जो टूट टूट के कभी कभी गिर जाते हैं, दांतों का ब्रिटलनेस जो है, मतलब दांतों की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, एनामेल की क्वालिटी, इन सब के लिए जो हमारे आयुर्वेद आचार्य थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारा वर्णन किया है। तो पहले आप यहाँ पे जाने से पहले पेपर पे हम ये जान लेते हैं कि आपको आई थिंक एडल्ट टीथ एंड चिल्ड्रन टीथ, उसका फॉर्मूला पता है, डेंटल फॉर्मूला किसी को पता है कि बड़ों में, जो हम एडल्ट लोग हैं, जो 18 साल से बड़े हैं, उनमें दांत कितने होते हैं? डेंटल फॉर्मूला पता है आपको, वरना आप लिख लीजिए 2123, ठीक है, 2123। 2123 कैसा? दांत को ऐसा हाफ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, अपने फेस को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिए, अपर जो, लोअर जो, तो 4 क्वाड्रेंट बने, मतलब राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक अपर में, फिर लोअर साइड में राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक। देखिए 2123 एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है। तो 2 है इंसीजर्स, ये जो दांत होते हैं जिससे हम ऐसा टीयरिंग, बाइटिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसीजर्स, ये इंसीजर्स है ना। तो इंसीजर्स होते हैं 2, फिर आता है 1 होता है कैनाइन, कैनाइन ये वाला एकदम पॉइंटेड, जिससे आप कुछ भी फाड़ेंगे ऐसा नहीं। 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स, ठीक है, 2 1 2 3 इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, और जो मोलर्स है वो 3। तो एडल्ट ह्यूमन में आता है यहाँ पे टोटल 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। सेम यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी होगा, सेम नीचे होगा लेफ्ट साइड में, सेम नीचे होगा राइट साइड में। तो ये टोटल मिला के 32 टीथ्स, आप गिन लीजिएगा, टोटल मिला के 32 टीथ्स होते हैं। 16 ऊपर, 16 नीचे, 8 एक क्वाड्रेंट में, 8 एक क्वाड्रेंट में, ठीक है, समझ आया। ये है एडल्ट टीथ फॉर्मूला। और सेम होता है चिल्ड्रन टीथ फॉर्मूला, पर उनके 20 टोटल टीथ्स होते हैं। जो भी बच्चे हैं, प्राइमरी टीथ्स 20 होते हैं, तो उनके क्या नहीं रहता, उनमें ना प्रीमोलर्स नहीं रहता, प्रीमोलर 0 रहता है, तो उनका डेंटल फॉर्मूला होगा 2102। अभी ना हम आते हैं कि ऐसे तो आपको पता है कि जो हमारे नॉर्मल टीथिंग है एक बच्चों में, जो 6 मंथ जनरली ना, मतलब 8वें महीने से, 6 से 8 महीने में दांत आना शुरू होते हैं बच्चों में जनरली। इन जनरल केस है कि माना जाता है कि 6 से 8 महीने का जब बच्चा होता है तब आता है। तो ऐसा आचार्य मानते हैं कि बहुत ज्यादा पहले भी अगर दांत आ जाए, जैसे कि 4 महीने से पहले या 4 महीने 7 महीने तक, और फिर 12 महीने के बाद भी दांत आए, तो ये दोनों केस
अच्छा नहीं है। जनरली जो दांत आने का प्रोसेस है, टीथिंग है, वो 6 से 8 महीने समय ही फर्स्ट टीथ जो आता है वो आना चाहिए। उसी वजह से अन्नप्राशन नाम का एक संस्कार होता है जहाँ पे बेबीज को फूड दिया जाता है, सॉलिड फूड। पहली बार मतलब वो दूध को छोड़ के कुछ और भी खाएंगे, तो उसके दांत आने के समय होता है 6 से 8 महीने। उसी समय वो संस्कार, जो अन्नप्राशन संस्कार है, 16 संस्कार में से एक संस्कार वो किया जाता है। तो ऐसा आचार्य का मानना था कि 4 महीने से पहले या 12 महीने के बाद भी अगर आता है दांत, तो वो एक साइन है कि बॉडी में कुछ डिजीज है, दोषों में ना कुछ इम्बैलेंस है। तो इस कारण से वो बच्चे का जो टीथ इरप्शन है, टीथिंग प्रोसेस है दांत आने का, वो थोड़ा सा देर हो रहा है या अति जल्दी हो गया। और दांत के कलर, दांत का प्रकार देख के भी आचार्य इतने विद्वान थे कि बता सकते थे प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज जिसको बोलते, मतलब आपके शरीर में अभी तक रोग आया नहीं है पूरी तरीके से, पहले ही वैद्य ने और डॉक्टर ने बता दिया कि क्या क्या रोग हो सकता है ना। दांत आने के समय पे जो भी वो प्रक्रिया उस बच्चे की रही होगी, कोई कोई बच्चा इरिटेट हो जाता है, किसी को बुखार रहता है, किसी को पेट दर्द रहता है, बहुत ज्यादा डायरिया रहता है, तो किसी को ना मतलब वो आते हैं खिंचाव, कॉन्वल्शंस, ऐसा हाथ पैर एकदम खींच जाता है दांत आने में। तो ये सब बताता है, किसी को सर दर्द, किसी को चक्कर, किसी को मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगती है, किसी को स्किन में भी प्रॉब्लम होता है, विशर्पा नाम से आया है। तो इससे भी बता सकते हैं कि क्या क्या रोग बाद में आ सकते हैं। इतना मतलब सोचिए, इतना महत्वपूर्ण गुरु ज्ञान है हमारे आचार्यों के पास था। आज मैं जो इंटरेस्टिंग एक बताना चाह रही हूँ वो है कि दांत, पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन, आप दंत निष्कासन जब करेंगे, आप दांत निकालेंगे, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी टूथ एक्सट्रैक्शन की, तो उसके लिए बिना पेन किलर के सिवा भी आयुर्वेद में एक प्रोसेस बताया गया है। तो ये बताना ही आज मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था, तो वो उस पर जल्दी से चलती। उसके पहले हम वात पित्त प्रकार के कुछ प्रोसेस देख लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए, दंत रक्षा के लिए। ठीक है, आयुर्वेद में 3 मुख्य विषय बताए गए हैं कि जो दिनचर्या के पार्ट है, आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी। उसमें आता है दंत धवन, आपने पढ़ लिया था ऑलरेडी। दिनचर्या में सुबह उठ के हमें दंत धवन करना है। दंत धवन मतलब दातून, सीधा भाषा में बोलूं तो ये है दातून। आप सब जानते होंगे, बचपन में देखे होंगे, तो मैं बस ये बता देती हूँ प्रकृति अनुसार कौन कौन से दातून आचार्यों ने बोला गया है। आप थोड़ा नोट कर लीजिए, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं हो है, आप अगर चाहे तो नोट कर लीजिए। दातून के लिए आचार्यों ने जो बताया, पहले हम रस देख लेते कि कौन सा रस दातून के लिए बेस्ट रहेगा। कषाय, कटु और तिक्त। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट जो कशेला लगेगा वो, और फिर कटु जो पंजेंट है, जो तीखा भी बोल सकते, झाज लगेगा, मतलब जो मुंह में डालते ही आपके आंखों नाक से पानी आएगा, वो वाला। और तिक्त, वो बिटर, बिटर टेस्ट। ये 3 टेस्ट जो हमारे सदरसा के पार्ट है, वो मोस्टली बताया गया है दातून के लिए सही है। पर इसमें एक स्पेशल एक्सेप्शन है। ठीक है, हर जगह पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, आप जानते हैं। एक्सेप्शन में क्या है, एक मधुर दातून की भी बात कही गई है। वो कौन से मधुर दातून होंगे, वो है मुलेठी, लिकोराइस, देख सकते हैं आप इधर, लिकोराइस, फ्रेश नेम ऑफ लिकोराइस, जिसका नाम है ग्लाइसिरजिया ग्लैब्रा। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है लिकोराइस मुलेठी, जो कि मधुर रस का है, स्वीट टेस्ट का है। ये एक बार यूज करने के लिए बोला गया है। किन में, मैं बताती हूँ। तो चलिए, दातून में क्या बोला गया है। दातून का जो पेड़ के जो छाल होंगे, उसका ब्रेथ कितना होगा, आपके उंगली बराबर। ठीक है, इससे ज्यादा मोटा नहीं लेना है, आपकी उंगली बराबर, आपकी तर्जनी बराबर की साइज की बताई गई है। और इसका लेंथ कितना, 10 से 12 उंगल। तो आप मान सकते हैं कि 9 इंच जैसा। ठीक है, यहाँ पे 9 इंच बताया गया है, पर एक चरक सूत्र स्थान में 10 से 12 उंगल बताया गया। ठीक है, 10 से 12 उंगल लंबाई आपकी वो जो दातून है उसका। रस क्या होगा, कषाय, कटु और तिक्त। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, पंजेंट, ये 3 रस ही अलाउड है, पर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, मधुर रस, जो कि लिकोराइस का है। ठीक है, हमारे जो 3 दोष है, वात पित्त कफ, उनके जो प्रकृति अनुसार हम कौन कौन सा दातून करेंगे, क्योंकि वो एक बार देख लेना जरूरी है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो वात प्रकृति के जो व्यक्ति होंगे, उनके मसूरे कैसे होंगे, उनके मसूरे होंगे थोड़े से पतले होंगे। ठीक है, और रुष्क होंगे। गम्स जो होंगे वो मतलब थोड़े से ड्राई रफ, मतलब वैसे होंगे। और दांत भी जल्दी टूटने के चांसेस रहते हैं वात प्रकृति के। तो उनके लिए कौन सा रस बेस्ट रहेगा, उनके लिए मधुर रस का जो दातून है वो बेस्ट रहेगा। तो मधुर रस के दातून में कौन सा है, अभी हमने बात किया था लिकोराइस। ठीक है, ये जो लिकोराइस है आप देख रहे हैं,
लिकोराइस जिसका नाम है ग्लाइसीरिया ग्लैब्रा, ये उसका साइंटिफिक नेम है। मुलेठी इसका हिंदी नाम पूछे तो मुलेठी, ठीक है। मीठा मीठा होता है, आपने सबने खाया है, खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो मुलेठी का दातुन आप कर सकते हैं अच्छे से। और भी एक दातुन मेंशन किया आचार्य ने, वो है खदीर। खदीर आप जानते हैं, खदीर रस, उसके भी दातुन आते हैं। खदीर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, इनके लिए, बात वालों के लिए। खदीर वैसे बहुत सारे, खदीर का रस कैसा होता है, कषाया, ठीक है। खदीर का रस कषाया होता है, ये याद रखिएगा। खदीर जो खदीर के छाल होते हैं या खदीर के जो दातुन का स्टेम होता है, उसका कषाया रस होता है। जैसे ही मुंह में देते कसा कसा लगता है, तो इसलिए बात वालों के लिए वो सही रहेगा। उनके मसूड़े और उनके टीथ के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए आचार्यों ने ये दिया है। तो पित्त वालों के लिए कौन सा सही रहेगा? पित्त वालों का जो मसूड़े होंगे वो थोड़े स्पॉन्जी जैसा होगा, थोड़ा सा ऐसा उनमें ना सूजन आने के, जैसे जिंजिवाइटिस, फिर पायरिया जैसे प्रॉब्लम्स पित्त वाले ज़्यादा फेस करते हैं। तो उनमें जो गम्स रहेंगे उनका रेड कलर, एकदम ना लाल, टकटके लाल ऐसा जनरली पाया जाता है। तो उनमें जो रस बोला गया है वो है पित्त, बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट वैसे भी आप जानते हैं पित्त के लिए बेहतर रहता है, तो उनके मसूरों के लिए भी वही सही रहेगा। तो बिटर टेस्ट में आप जानते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 हम सब जानते हैं, एराचिटा इंडिका, नीम, ठीक है। नीम का नाम है, नीम का जो साइंटिफिक नाम है वो है एराजिटिका इंडिका। तो पित्त वालों के लिए नीम बेस्ट रहेगा। सेकंड नंबर पे आता है अर्जुना। अर्जुन का जो छाल होता है, अर्जुन बाग, अर्जुन के जो दातुन होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं पित्त वालों के लिए। तो वात वालों के लिए कौन सा? मुलेठी जिसको लिकोराइस बोलते हैं और खदीरा। पित्त वालों के लिए नीम और अर्जुना। अब चलते हैं कफ वालों के लिए। कफ वालों के लिए कैसा होगा? कफ वालों के जो गम्स होते हैं वो होते हैं हाइपरट्रॉफी, ठीक है। मतलब उसमें ना लालपन नहीं रहता, मतलब ऐसा लगता है कि मसूड़े थोड़े से मोटे मोटे से है और वाइटिश है, मतलब वो जो पिंकिश कलर, मसूरी का कलर कैसा होना चाहिए? पिंकिश कलर होना चाहिए, ठीक है। पिंकिश टू रेडिश ऐसा कलर होना चाहिए, ब्लैकिश वगैरह भी सही नहीं है और बहुत अत्यधिक एकदम खून जैसा लाल भी सही नहीं है। तो सोच सकते ब्लीडिंग हो रहा है। तो कफा वालों के लिए वो कौन सा पेड़? करंज। करंज बेस्ट रहता है, करंज और अर्क। अर्क आप जानते हैं वो जो फूल आते हैं भगवान शिव जी को चढ़ते हैं, उसका जो दातुन है वो भी अच्छा माना गया है, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा होता है? वो झाज लगता है। झाज मतलब पंजेंट, कटु। कटु मतलब स्पाइसी, मतलब मुंह में डालते ही ना आपको आँख नाक से पानी आएगा, कान से धुआं आएगा, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। तीखा लगेगा आपको, तीखा नहीं, तीखा इसका टेस्ट होता है, कटु, ठीक है। तो करंज और अर्क ये जो दो है ये हम यूज कर सकते हैं कफ प्रकृति वालों के लिए। फिर आते हैं रक्त पित्त विकार। रक्त पित्त मतलब जिन लोगों को मसूरों से खून आने की समस्या होती है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स ये जो प्रॉब्लम होता है उनके लिए आएगा खदीरा बेस्ट रहेगा। ऐसा चरक चिकित्सा स्थान जो है, सॉरी सुश्रुत चिकित्सा स्थान में ये बताया गया है। ये जो मैंने लिया है ये टेबल सुश्रुत चिकित्सा स्थान से लिया है, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि रक्त पित्त विकार के लिए जो ब्लीडिंग गम्स वाला प्रॉब्लम है, खून आता है मसूरों से, मसूरों में सूजन हो जाते, उसके लिए वो खदीरा बेस्ट रहेगा, वो खदीरा यूज कर सकते हैं। और आता है कि अगर बच्चे या मतलब वो है बच्चे या बुजुर्ग नहीं, बच्चे एडल्ट स्टेज में है, बच्चे एडल्ट स्टेज में है और उनके वात पित्त प्रकृति है, ठीक है। दो प्रकृति, द्विज प्रकृति, तो द्विज प्रकृति में वात पित्त वाला है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? उसमें वात वालों के लिए तो आपने देखा कि लिकोराइस जो मुलेठी है वो दे सकते हैं, तो वो वात पित्त वालों में भी दे सकते हैं, क्योंकि पित्त के लिए भी मधुर रस और वात के लिए भी मधुर रस चलता है ना, तो हम उनमें दे सकते हैं, पर हम कफ वालों के लिए नहीं देंगे, ठीक है। लिकोराइस मुलेठी जो है उसका दे सकते हैं। और एक दे सकते हैं वात पित्त वालों के लिए जो कि बेस्ट बताया गया है, वो है बैनियान ट्री का। इसका संस्कृत नाम आया है न्यायग्रोधा, ठीक है। न्यायग्रोधा का जो दंत धवन है, मतलब न्यायग्रोधा ऐसा लिखा था, उसका मतलब है बैनियान ट्री, है ना। अभी हम चलते हैं कि क्या क्या और कर सकते हैं। तो दंत धावन देख लिया, ये तो दिनचर्या के सुबह करना है। फिर और एक बताया है ना जीवा लेखन। जीवा लेखन आप जानते हैं, टंग, जीवा मतलब टंग, लेखन मतलब स्क्रैपिंग, टंग स्क्रैपिंग, टंग क्लीनिंग जो करते हैं आप देखे होंगे। आजकल तो फिर भी कम हो गया, पर पहले हमारे बुजुर्ग लोग बहुत करते थे, तो इसके ना एक्सीलेंट बेनिफिट रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जीवा परीक्षण आयुर्वेद के जो अष्टविधा परीक्षण के एक परीक्षण में आता है। तो अगर जिसकी जीवा में सफ़ेद वो कोटिंग रहती है ना, तो उसको इंडिकेशन होता है कि आमा बढ़ा हुआ है। तो अगर हम जीवा लेखन करते हैं तो हम उसी तौर पे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसा आयुर्वेद मानता है। डेली जीवा क्लीनिंग करने से रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, हमारा जो सैलाइवेशन है ना, टंग में बहुत सारे माइक्रो रिसेप्टर्स रहते हैं, तो वो हमारे टेस्ट को एनहांस करता है। टेस्ट बड्स जो रहता है उसकी जो सेंसिटिविटी रहती है, सेंसरी नर्व्स जो आप
आपके टेस्ट बर्ड से लेके आपके ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो न्यूरॉन्स ले जाते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है। और साथ ही साथ आप जैसे डेली दंत धावन मतलब ब्रशनिंग, जिसको दातुन के तौर पे ब्रशिंग जिसको बोलते हैं, मतलब अभी तो देखिए प्लास्टिक का ब्रश आ गया है, तो वो उससे तो बेहतर वही था। फिर जो जीवा लेखन करने से एक आता है कि सलाइवेशन, जो मिक्सचर मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है चबाना, ठीक है। मैस्टिकेशन में भी मदद मिलता है। मतलब अगर हम टंग को अच्छे से क्लीन करके रखते हैं तो एक तो सलाइवा प्रोडक्शन अच्छा होता है, और क्लीनिंग में, दांतों में जब हम चबाएंगे तो उसमें मतलब सिंस हमारे माउथ में बहुत सारे मतलब बैड बैक्टीरियाज भी जमा हो जाते हैं अगर हम प्रॉपरली उसका क्लीनिंग नहीं करते, फूड पार्टिकल्स जमा रह के। तो अगर हम जीवा लेखन डेली करते हैं तो दांतों की जो चबाने की शक्ति है ना, और मसूड़े की जो टाइटनेस है वो भी मेंटेन रहता है, ऐसा बताया गया है। और साथ ही साथ ना वो कफ दोष के लिए मतलब एक्सीलेंट काम करता है। कफ दोष, जो भी कफ से पीड़ित है, मान लीजिए सर्दी श्वास खांस से भी, तो उनमें भी देखा गया है जीवा लेखन ना बहुत अच्छा इफेक्टिव एक रेमेडी है, अपार्ट फ्रॉम आपका डेंटल हेल्थ मेंटेन करने के सिवा भी। और मुंह के जो बदबू है, बैड ऑर्डर, वो भी जाएंगे। तो ये मैंने सारा बता दिया। बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करेगा, सिक्रेशन करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम का, आपका सेंसेस जो है टेस्ट, जो सेंसरी टेस्ट है वो इंप्रूव करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टंग स्क्रैपिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। बैड ऑर्डर जिसको हेलिटोसिस बोलते हैं, मुंह से बदबू आना, आप देखे होंगे कोई कोई व्यक्ति के पास आके आप बात करें तो आपको बाप रे क्या गंध आ रही है ना, ऐसा होता है हेलिटोसिस। तो ये पेट की बीमारियों की वजह से भी होता है, और मुंह में सफाई, डेंटल हेल्थ, ऑरल हेल्थ अच्छा नहीं है, हाइजीन, उसकी वजह से भी होता है। तो टंग क्लीनिंग के लिए जो आचार्य ने बताया, आचार्य ने ये में बेसिकली ना ये जो शाल्य का तंत्र है वो सुश्रुत मतलब संहिता में सबसे बेस्ट दिया गया है। तो ना ज्यादा सारे रेफरेंसेस सुश्रुत संहिता से ली गई है कि सुश्रुत आप जानते हैं सर्जरी के फादर मानते हैं आयुर्वेद में। तो उन्होंने बताया कि जो पतली सी स्ट्रिप होनी चाहिए, थीन स्ट्रिप, किसकी, सोने की, चांदी की या तांबे की, कॉपर की, ठीक है। ये तीन ही मेटल बताए गए हैं। आजकल स्टील वगैरह, प्लास्टिक ये सब आते हैं तो वो उतना सही नहीं होता है। सोना, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, यही उन्होंने बताया था अपने संहिता में। या फिर कोई ये ना मिले तो गरीब व्यक्ति क्या करे, गरीब व्यक्ति पतला सा पत्ता, लीफ ले सकते हैं, या वुडन, काष्ठ का पतला सा वुडन थिन स्ट्रिप ले सकते हैं। पतला सा स्ट्रिप होता है, आप शेप तो जानते होंगे सब लोग टंग क्लीनर का, तो वैसा ही होता है। सॉफ्ट स्मूथ होने चाहिए, एजेस इसके राउंडेड होने चाहिए, बिल्कुल भी एजेस शार्प ना हो, ठीक है। ब्लंट राउंडेड एज होने चाहिए, और वो मेटल क्या होना चाहिए, ऐसा बताया कि सोना, चांदी या तांबा। टंग क्लीनिंग का जो लेंथ कितना बताया गया है, 10 से 12 इंच ऐसा बताया गया है, 10 से 12 इंच बताया गया है। राउंड होना चाहिए, कोई भी धरालू मतलब कट जाए, जीभा कट जाए, मसरू में चोट आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथ सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का मेटल का होना चाहिए। तो ये हुआ टंग क्लीनिंग। अभी आते हैं और एक जो बताया गया है वो है ओरल क्लींजिंग में 2 पार्ट है, और इसको बोलते हैं गांडूषा और कवलक क्रिया, ठीक है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, करते तो है ऑयल लेके ही। तो आप इसका वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ये इसका मैंने वीडियो पूरा बना के रखा है, कैसे करना है, कब करना है, कितना देर करना है, फिर भी मैं बता देती हूँ। गांडूषा मतलब ऐसा कि आप पूरा, इसमें 2 हल्का सा डिफरेंस है। ऑयल पूरा मुंह में भर लेना है, एकदम माउथ फुल ऑफ ऑयल। आप तेल जो है, तेल प्रेफर किया गया है, सारे प्रकृति को भी सूट करता है और दांत की रक्षा के लिए भी, क्योंकि तिल में आप जानते हैं बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, दांतों के लिए कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो तेल की बताई गई है, बाकी आप प्रकृति अनुसार कर सकते हैं। आप नारियल तेल ले सकते हैं पित्त प्रकृति के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा कफ प्रकृति है और आप सह सकते हैं वो वाला तेल, झाज थोड़ा सा, क्योंकि वो पंजेंट होता है, सरसों तेल, ठीक है, कफ प्रकृति वाले ले सकते हैं। अगर आप सह सकते हैं तो दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। या फिर तिल तेल तो सारे प्रकृति के लिए भी चलेगा और वात के लिए तो बेस्ट है। तो जो भी गांडूषा कैसे करेंगे, पूरा मुंह में पूरा तेल जितना आपके मुंह में समा रहा है पूरा तेल भर लेंगे। 2 से शायद 3 टेबल स्पून, बड़ा जो है बड़ा टीस्पून, वो आपको चाहिए होगा पूरा मुंह भरने के लिए, फिर भी अपने अपने कैपेसिटी अनुसार। तो पूरा भरने के बाद आपको उसको बस करके रख लेना है 5 से 10 मिनट। तो ये हुआ गांडूषा, और उसके बाद थूक देना है, कुछ भी निकलना नहीं है। पर कवलक क्रिया में क्या होता है, कवलक क्रिया में आपको 3/4 भरना है, ठीक है, थोड़ा सा खाली रखना है। 3/4 आपको तेल लेके, वो 2 से 3 चम्मच में हो जाता है छोटा, तो 3/4 तेल लेके आपको
ऐसा कुल्ला जैसा मुंह में ना पूरा घुमाते रहना है, घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ जाए, तो फिर उसको थूक देना है। तो ये आप 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है। बहुत जन शुरू में नहीं कर पाएंगे, दर्द करेंगे जबरे, तो आप जितना आपकी कैपेसिटी उतना करिए, पर थोड़ा ही करना है, करिए प्लीज करिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बिना कोई मेहनत के। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत, तो एक तो आपके मसूड़े सही रहे, मैं आपको फिर दांतों में जो कैविटीज होते हैं, कैरीज होते हैं, दांत जो बच्चों के सड़ जाते हैं वो ना हो, फिर आप चाहते हैं कि आपके दांत एकदम चमकते रहे ना, शाइनिंग वाइट, एकदम स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, वो उसके लिए आप चाहते हैं कि आपके मुंह में कोई बदबू ना हो, उसके लिए करिए। और उसके इतने बेनिफिट है कि एकदम डाइजेशन को अच्छा करता है, सैलाइवेशन को अच्छा करता है, पाचन को अच्छा करता है, और जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो है कि वो सारे कफ रोग को भी निकाल देता है। तो और लास्ट जो सबसे बेहतर की बेहतर, जिनको भी सांस खांस की प्रॉब्लम, मतलब दमा, आपको म्यूकस की प्रॉब्लम, आपको बार बार गले में इन्फेक्शन होता है, आपको गले में दर्द है ना, वैसे टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम, आपको रेस्पिरेटरी कोई भी इलनेस है, तो भी आप गांडूशा या केवल क्रिया, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो कर सकते हैं वो करके देखिए। बेस्ट तो रहता है, मेरा फेवरेट तो केवल क्रिया है, लेके थोड़ा मुंह में स्विश करना। आप देखिएगा कि सर्दी खांसी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, या फिर आपको गला भी दर्द है वो भी कम हो जाएगा। आप करके देखिए, 1 दिन से ही रिजल्ट मिलता है, इतना इफेक्टिव है। अगर आपका ऑयल प्योर हो तो, ऑयल अगर प्योर नहीं है तो शायद आपको मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। तो प्योर ऑयल जरूर इस्तेमाल करिएगा, ऑर्गेनिक ब्रांड का कोई भी। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो भी सोचते हैं कि नहीं मुझे तेल मुंह में लेने में कैसा कैसा लगता है, मैं तो नहीं लूंगा, मैं अगर निगल लिया तो, निगलना देखिए आपको नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो बैड बैक्टीरिया से वो रह जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, ये सब भी जो भी स्टेप और ये रहेंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे और आपको फेंक देना है। आपको अगर कॉफ भी आता है आपको गले में, वो भी आपको फेंक देना है। फ्लेम बलगम जो आता है उसके करने के बाद थोड़ा सा मुंह में बलगम आ सकता है। तो फिर दूसरे क्या कर सकते हैं व्यक्ति, जिनको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं तेल कौन से इस्तेमाल करूं, तो आपके घर में त्रिफला रखा हुआ होगा, या आप ले सकते हो पानसरी की दुकान से, त्रिफला भी आप यूज कर सकते हो। ये एक माउथ वॉश का रिप्लेसमेंट है, या फिर आप नॉर्मल त्रिफला का काढ़ा या कसाया बना के बस मुंह में लीजिए और कुल्ला करके फेंके। त्रिफला भी बेस्ट रहेगा। दांत में दर्द हो, दांत में जलन हो, मसूड़े में जलन हो, मुंह में छाले हो, आपको गंध आता हो, बदबू आता हो मुंह से, सब कुछ बहुत बहुत बेस्ट रहेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप डेली कर सकते हो। ये दिनचर्या में बताया गया है, तो इसलिए आप डेली कर सकते हो। आप ये मत सोचिए कि साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या, तुलसी, जिसको और भी कुछ एकदम मतलब और इजी टू, तो तुलसी का काढ़ा बना के, तुलसी को 5-6 तुलसी पत्ता पानी में उबाल के आपको हल्का ठंडा कर लेना है। गरम गरम कुल्ला गांडूशा नहीं करना है कभी भी। दांतों के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर या कोल्ड, ठीक है। दांतों को गरम नहीं पसंद है, मार्क माई वर्ड्स, आपको गरम गरम कुछ भी चीजें कुल्ला में नहीं लेना है। मसूरों के स्वास्थ्य के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। तुलसी के पत्ते भी उबाल के फिर हल्का ठंडा हो जाए तो आप उसे कुल्ला कर सकते हो, केबल क्रिया कर सकते हो, या गांडूशा कर सकते हो। फाड़ लेना मुंह में और रख देना। जिंजिवाइटिस से शुरू करके, और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस करके एक बहुत ही गंदा बैक्टीरिया होता है जो हमें प्लैक करता है मुंह में, ठीक है। दांतों में जो येलोइश जो परत पड़ जाती है बहुत लोगों की, फिर जाते हैं डेंटिस्ट के पास और जाके एक्सट्रैक्शन कराते हैं, प्लैक एक्सट्रैक्शन, तो वो नहीं। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में आप जानते हो कि सारे संहिता बहुत सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। 22वें नंबर स्थान के मैं श्लोक पढ़ी हूँ। फलायन्न आम्लानि शीतं भूरक्षणं दन्तधवं तस्सा चिकित्सार्थीनां भक्षयं दंतरोगे विवर्जिते। इसका मतलब ये है कि आपको क्या नहीं लेना है, आपको दही, ठीक है। यहाँ पे है अपथ्य फॉर दंत, ऐसा है, मतलब डाइट व्हिच आर हार्मफुल फॉर टीथ, ये बताया गया है सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में। तो क्या बताया गया है, दही, खट्टा दही जो है, आम्ल में और क्या आएगा, नींबू, मतलब वो ऐसे डायरेक्टली नहीं लेना है, कैसे लेना है वो ये बता दूंगी मैं। फिर इमली, फिर खट्टे जो फल है आम्ल फलानी, फिर मस्टर्ड सरसों, फिर ड्राई एंड हार्ड फूड रूक्ष, ठीक है, ड्राई एंड हार्ड, जो कि आपके जबड़ों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो और बहुत ज्यादा स्टार्ची एंड शुगरी फूड्स, बहुत ज्यादा मीठा अगर आप लेते हैं तो वो आपके दंत रोगी जो है उनके लिए मना किया गया है। ये किन के लिए मना किया, जिनको दांत के प्रॉब्लम से, हेल्दी पर्सन सब कुछ खाए, जिनको दांत के प्रॉब्लम से उनके लिए विवर्जित है। फिर से बताती हूँ, बहुत ज्यादा खट्टी, बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा रुष्क और हार्ड, ये लेने के लिए मना किया गया है। पर आप अल्प मात्रा में सब कुछ ले सकते हैं अपनी प्रकृति अनुसार। ये जिनको भी
मतलब दांत के कैरी से। और कोल्ड मतलब क्या, देखिए कोल्ड जैसे मैंने बताया, अब उस लोग फ्रिज का पानी लेके कुल्ला करने लगेंगे, नहीं, ठंडा, अति ठंडा भी विवर्जित है, ठीक है, कि आप फ्रिज का पानी नहीं ले सकते, कोल्ड नहीं, आप ल्यूक वार्म या नॉन रूम टेम्परेचर वाटर या रूम टेम्परेचर काढ़ा या रूम टेम्परेचर कोई भी फूड आपको फ्रिज का भी नहीं लेना है, और अति गर्म मतलब अभी चूल्हे से निकाला और खाना शुरू कर दिया वो भी आप नहीं कर सकते। खाने में ये भी बात बताई गई है।